आगे सारे लोग कितने हैं? 32। बाकी किधर है? एक बार रिमाइंडर डालो सीआर। ओके, जल्दी ज्वाइन करें, स्टार्ट करें हम लोग जल्दी से। देखिए लास्ट टर्न पे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल, मोर स्पेसिफिकली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पढ़ा था, राइट? तो जी सर। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने देखी थी हार्डनेस देखी थी, इलास्टिसिटी देखी थी, प्लास्टिसिटी देखी थी। ये सब किसकी प्रॉपर्टी है? वेरियस मटेरियल, इलास्टिक मटेरियल हो, प्लास्टिक मटेरियल हो, इलास्टो प्लास्टिक मटेरियल हो। हम इलास्टिसिटी बोलते हैं तो रिलेटिव बात होती है हमेशा, ये नहीं कि परफेक्टली इलास्टिक कोई मटेरियल नहीं होता, परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल भी कोई नहीं होता, आइडियल कुछ नहीं होता। तो रिलेटिव बात होती है हमेशा कि दिस मटेरियल इज मोर इलास्टिक देन दिस, और दिस मटेरियल इज मोर प्लास्टिक देन दिस। ठीक है, ऐसे बात होती है। अभी आपसे पूछे कोई इलास्टिक मटेरियल का आप एग्जांपल दो, तो आप जनरली आइडियल इलास्टिक मटेरियल हम लोग माइल्ड स्टील को बोलते हैं, फिर वो शो करती है प्रॉपर्टी जनरली। बाकी और भी इलास्टिक मटेरियल है, ठीक है। तो ये तो हो गई थी मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अब आते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी हम लोग बात कर रहे थे मेजर कैसे होती है, जैसे टफनेस बात करी थी, ब्रिटलनेस बात करी थी, डक्टिलिटी बात करी थी, ये कैसे मेजर होती है? तो इसके लिए कुछ टेस्टिंग होती है, उसके लिए कुछ टेस्टिंग होती है बेटा हमारे पास। तो वो टेस्टिंग क्या होती है? हम लोग जनरली 5 टाइप के टेस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। टेस्ट फॉर द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मटेरियल की। पहला टेस्ट होता है टेंशन टेस्ट। ये जो मैं टेस्ट लिख रहा हूँ, ये आप लोग लैब में भी परफॉर्म करोगे। अगर इनकेस आपकी फिजिकल क्लास स्टार्ट हो जाती हैं, सारी कंडीशन सही रहेंगी, थर्ड वेव का कुछ चक्कर नहीं रहा, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके ये सब टेस्ट परफॉर्म होते हैं, मेजॉरिटी तो होते ही हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे आपके स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी होंगे जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। सेकंड होता है कंप्रेशन टेस्ट। थर्ड होता है टॉर्जन टेस्ट। फोर्थ होता है इम्पैक्ट टेस्ट। फिफ्थ होता है फटीग टेस्ट। जो आपकी डक्टिलिटी, डक्टाइल मटेरियल है या नहीं है, वो इस वाले टेस्ट से पता लगता है, फर्स्ट वाले से। कैसे? इसमें आप क्या करते हो, एक स्टैंडर्ड सैंपल साइज लेते हो, स्टैंडर्ड सैंपल साइज लेते हो आप, उस पे लोडिंग करते हो। लोडिंग, उसने टेंशन बोल दिया तो लोडिंग टेंशन होगी। ये लोडिंग, टेंशन और कंप्रेशन समझ में आता है? यस सर। यस सर। ठीक है। जी सर। यस सर। अब इस पे कंप्रेशन कैसे लगाऊंगा बताओ, उस वाले सैंपल पे एरो, सर दोनों तरफ से फोर्स लगाएंगे। ये सर दोनों तरफ से एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। ये टेंशन फोर्स है, कंप्रेशन फोर्स है, दोनों तरफ से लग रही है, टेंशन सर है। ये टेंशन। सर ये टेंशन फोर्स सर है। टेंशन। राइट। अगर इसको हम एरो इस साइड शो करेंगे तो तो सर और ये हमारा कंप्रेशन टेस्ट। सर कंप्रेशन कंप्रेशन हो जाएगा। कंप्रेशन हो जाएगा। राइट, ये कंप्रेशन हो गया। तो टेंशन और कंप्रेशन है, ये हमें कैसे पता लगता है? किसी को आइडिया? आप जाके फोर्स तो फील करोगे नहीं, सर डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपको कैसे पता लग रहा है? कोई सैंपल रखा हुआ है आपके सामने, उस पर फोर्स लग रही है, आपको आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे बता सकते हो? सर अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो सर उसमें टेंशन लग रहा है। गुड बेटा, गुड, बिल्कुल सही बात है। और सर हम अगर सर डिप्रेशन हो रहा है तो कंप्रेशन है। डिप्रेशन नहीं, कंप्रेशन यानी हो सर रहा वो, है, हाँ चेंज इन सर लेंथ अगर वो, कम हो रही है। यस सर कम हो रही है। राइट, बिल्कुल सही बात कही। फोर्स को आप डायरेक्शन एग्जाम देख के, जब तक आपके पास सामने सामने फोर्स ना लग रही हो, आप नहीं बता सकते। सीटीएम और ये यूटीएम, ये जो टेस्ट होता है यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से होता है, ये होता है सीटीएम से, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन से। ठीक है। आप जब इस पे सैंपल लगा हुआ देखोगे दूर से, सैंपल क्या, ऐसा रॉड होगी, इसकी डायमेंशन कुछ होती है, स्टैंडर्ड आईएस कोड कहता है 5.65 अंडर रूट ए नॉट, इतनी लेंथ इसकी होनी चाहिए। ए क्या है? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यस सर। ठीक है, ये होना चाहिए। अब जब आप इसको मशीन में लगा देखो, या तो यूटीएम में या सीटीएम में, अब इन केस दोनों मशीनें तो सेम दिखती हैं, इन केस आपको पता है यूटीएम क्या है, तो आप तो कह दोगे कि सीटी इसमें टेंशन टेस्ट हो रहा है और इसमें कंप्रेशन टेस्ट हो रहा है। इन केस आपके पास छोटी वाली यूटीएम मशीन है और सीटीएम मशीन दोनों इक्विवेलेंट दिखती हुई है, तो आप फिर उसमें कंफ्यूज हो जाओ। उसमें आपको यही तरीका होता है देख के बताने की, लेंथ ऑफ सैंपल इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है तो टेंशन टेस्ट हो रहा है, डिक्रीज हो रही है तो कंप्रेशन टेस्ट होता है। ठीक है। तो अब टेंशन टेस्ट का और ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? देखिए, आप टेंशन इसमें पहले वाला टेस्ट देखते हैं, टेंशन टेस्ट। सर पुली। हाँ, उस रोप में टेंशन टेस्ट आता है, तो टेंशन आता यस है। सर। ठीक है, तो सेकेंडरी हो गया। अभी हम लोग पूछ रहे हैं कि इस टेंशन टेस्ट के क्या ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब हम इसको कर क्यों रहे हैं। एक तो आपने बताया कि भाई टेंशन, इसकी स्ट्रेंथ निकालने के लिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए, यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ आपने पढ़ी होगी, यील्ड स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए, जिसपे चेंज इन लेंथ सफिशिएंटली ऑब्जर्व हो जाए। ठीक है, इलास्टिक एक्सपेंशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन के बाद एक डिफॉर्मेशन होगा जो कांस्टेंट स्ट्रेस पे आके कंटिन्यूअस चेंज इन लेंथ होता रहेगा, उसको यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। दूसरा क्या निकालते हैं इससे? प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, कि भाई आपको पता होना चाहिए ना कि भाई कितनी फोर्स तक मटेरियल जो है वो इलास्टिक बिहेव करेगा। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट ये आपने पढ़ी होगी शायद, पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? नो सर। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट ये आपको बताएं, प्रोपोर्शनल लिमिट अभी। यस सर प्रोपोर्शनलिटी पता है सर। चलो, नहीं है तो एक कर्व अभी ड्रॉ करेंगे, उससे आपको अल्टीमेट स्ट्रेस, मतलब कितनी स्ट्रेस, स्ट्रेस या स्ट्रेंथ के बाद अल्टीमेटली जो सैंपल हो रहा है वो वो ब्रेक हो फेल हो जाएगा। जा रहा है, ब्रेक हो यस जाएगा। सर। ठीक है। फोर्थ इसमें देखेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। ये सब इसी टेस्ट से पता लगता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी। फिफ्थ पता करते हैं डक्टिलिटी, ये मटेरियल डक्टाइल है या नहीं है। ये भी हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये इसी टेस्ट से पता लगेगा कि डक्टाइल है या नहीं है। ये 5 मेजर चीजें हमको पता लगती हैं जब फॉर माइल्ड स्टील। अगर माइल्ड स्टील का हम लोग टेंशन टेस्ट करें तो, और उसका कर्व ड्रॉ करें किस किस के बीच में, इधर है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? और चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। यस और सर। स्ट्रेस के बीच में, स्ट्रेस क्या होता है? सर जो फोर्स हम फोर्स लगा रहे हैं। अपॉन एरिया। ठीक है, जो फोर्स लगा रहे हैं उसको डिवाइड बाय एरिया करें तो वो स्ट्रेस कहलाता है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी? फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन।
एरिया की क्या होती है? न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर लिख लो, एम स्क्वायर लिख लो, ठीक है, मतलब एल का स्क्वायर, ठीक है। जब आप इनिशियली माइल्ड स्टील पे बात करेंगे लगाना, तो ये इनिशियली ये ऐसे इंक्रीज होगा। ये स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ, थोड़ा सा हिलता हुआ बनेगा, तो उसको माइंड मत करना, कोशिश करता हूँ स्ट्रेट लाइन बनाने की। ये पहले स्ट्रेट लाइन जाएगा, फिर ये ऐसे जंप करेगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाके ऐसे टूट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट है स्ट्रेट लाइन जहां तक मेंटेन रहा, ये कहलाता है प्रोपोर्शनल लिमिट, P1 P पॉइंट। क्यों? अब यहाँ पे जितना आप स्ट्रेस इंक्रीज करोगे, उसी के अकॉर्डिंग उसी सेम प्रोपोर्शन में स्ट्रेन चेंज होगा, ठीक है। इस पॉइंट में क्या रहेगा, स्ट्रेस सिग्मा से करते हैं एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, इसको स्ट्रेस को सिग्मा से। तो ये कह रहा है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इस प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट में। अगर आप इसको हटा दोगे, यहाँ तक आप फोर्स लाए, हटा दिए, ये दोबारा यहाँ पे गेन कर लेगा, जीरो स्ट्रेन पे आ जाएगा, इसकी चेंज इन लेंथ जीरो हो जाएगी, राइट। इससे इससे थोड़ा सा ऊपर पॉइंट यहाँ पे आता है इलास्टिक पॉइंट। इलास्टिक पॉइंट क्या होता है, आप इस पॉइंट से लोडिंग हटा दोगे तो ये ओरिजिनल स्ट्रेन, ओरिजिनल लेंथ ऑफ सैंपल गेन कर लेगा, मगर प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक क्या है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मगर इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिमिट। ये तो छोटा सा डिस्टेंस दिख रहा है ना, ये इस P पॉइंट और E पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट के बीच में ये वाला फंडा हमारा मटेरियल फॉलो नहीं करता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, स्ट्रेन की वैल्यू कुछ आती है अगर हम स्ट्रेस और बढ़ाएं तो, ठीक है। ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ का फंडा होता है, यहाँ से हमारी यील्डिंग स्टार्ट हो जाती है, ये यील्ड पॉइंट होता है। इसके बाद क्या है कि आप स्ट्रेस क्या है, लगभग कांस्टेंट है, स्ट्रेस लगभग कांस्टेंट है और स्ट्रेन बढ़े जा रहा है, ये यील्डिंग है। ये जो पोर्शन है ना, यील्डिंग हो रही है, ये यील्ड पॉइंट है। पॉइंट मतलब यहाँ से स्ट्रेस स्ट्रेन चेंज होना, एट कांस्टेंट स्ट्रेस स्टार्ट हो गया, ये यील्डिंग है, ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। सर यील्ड को इलास्टिक लिमिट भी कहते हैं ना? इलास्टिक लिमिट ये है बेटा, ई जो पॉइंट है, यस सर, उसी को कह रहा हूँ मैं। ई पॉइंट है, यील्डिंग थोड़ा सा आगे है। ये जो यहाँ पे ऐसा बन रहा है ना, हम ऐसा इसको एग्जैक्सरेट कर दी, ये जो बन रहा है, इलास्टिक पॉइंट ये है और यील्ड पॉइंट ये है, ठीक है। एक हम के दो अपोजिट पॉइंट, ठीक है। इसको थोड़ा सा एग्जैक्सरेट करके दिखाया है, ये ई यस है, सर, ठीक है सर। ये वाई है, ठीक है। ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। अब आपके पास ये कुछ पॉइंट्स होते हैं माइल्ड स्टील के कर्व के लिए। अब आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए कि सर आपने माइल्ड स्टील का ही क्यों बनाया, बाकी मटेरियल के मटेरियल का क्यों नहीं बनाया, लाइक आयरन का बना देते आप, या फिर कंक्रीट का बना देते, या फिर वुड का बना देते। रिसर्चर्स ने भी इसी मटेरियल का बनाया है जर्नली। जो जब भी आप स्टडी करते हो तो कंपैरिजन इसी से होता है। अब वो क्यों होता है, माइल्ड स्टील हमारे पास एक ऐसा मटेरियल है जो सारे पॉइंट शो करता है, प्रोपोर्शनैलिटी पॉइंट भी शो करता है, इलास्टिक पॉइंट भी शो करता है, यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड पॉइंट भी शो करता है, यील्डिंग भी स्ट्रेंथ, यील्डिंग भी शो करता है, और
अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी शो करता है। अगर आप किसी और मटेरियल का बनाओगे तो ये सारे पॉइंट डिफरेंशिएट होके आपको शो नहीं होंगे। तो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये कर्व हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारे पॉइंट स्पेसिफिकली आपको शो होते हैं। ठीक है, अभी आप कंक्रीट का लोगे, कंक्रीट का बनाते हैं, चलिए देखिए बेटा। कंक्रीट में क्या करता है, ये इलास्टिक प्रोपोर्शनल लिमिट तक गया तो उसका फेल हो जाता है, उसका कर्व इतना से ही बनेगा, सिग्मा और स्ट्रेन की बात करें तो। अब इसमें आप स्टडी कर सकते हो वेरियस पॉइंट, नहीं इसमें तो क्या, अब इलास्टिक लिमिट आई तो फेलियर हो गया। अब इससे क्या शो कर रहा है, अब ये हम लोग कहते हैं ना कि डक्टाइल मटेरियल है, इलास्टिक मटेरियल है, वो इस वाले पॉइंट से कहते हैं। इलास्टिक पॉइंट तो इससे कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा शो कर रहा है, इसमें बहुत छोटा सा शो कर रहा है, और ये डक्टाइल मटेरियल है वो इससे शो करता है, चेंज इन लेंथ सफिशिएंटली विदाउट ब्रेकिंग मिल रहा है, और कंक्रीट में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, एकदम फेल हो जाता है। तो ये इसलिए ब्रिटल कंक्रीट क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल होता है, और माइल्ड स्टील क्या होती है, डक्टाइल। अगर आप कॉपर का देखोगे, ये वाला जो पोर्शन है यील्डिंग उसका और थोड़ा ज्यादा आता है, इसीलिए उसको कहा जाता है डक्टाइल। गोल्ड का इससे भी ज्यादा आता है। अब तभी कहा जाता है कि भाई गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मटेरियल अवेलेबल इन नेचर, और ब्रिटल में ग्लास को कहते हैं। ठीक है, ये जो आपका पॉइंट है, ये इसलिए यील्ड पॉइंट या फिर माइल्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर पढ़ा जाता है, बाकी मटेरियल का नहीं। तो इसका ऑब्जेक्टिव टेंशन टेस्ट का ये सारे पॉइंट्स निकालना होता है। ये जो कर्व प्लॉट हुआ है वो इसी टेस्ट की वजह से हुआ है। ठीक है, इसी टेस्ट के रिजल्ट्स को प्लॉट किया गया है। प्लॉट कैसे किया गया, आप क्या करते हो उसमें, आपको प्रोसीजर तो कैसे कराया जाएगा, आप इधर लोड लिखते हो, पी लोड हो गया, इधर चेंज इन लेंथ लिखते हो। इधर आपने सपोज एक कुछ लोड लगा, उसके करस्पॉन्डिंग ये लेंथ नोट कर ली, ये दूसरा लोड लगाया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं, तो फिर आप इधर क्या करते हो, सिग्मा और स्ट्रेन निकाल लेते हो। कैसे, पी बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको पता होता है, तो ये वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लेते हो, स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल करके ये जो दो पॉइंट है इसको एक्स वाई पे प्लॉट कर देते हो। ये वो जो आप प्लॉट करते हो वो ऐसा करना है, राइट। क्लियर है, किसी को डाउट? नो सर, क्लियर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टेस्ट आता है आपका, जैसे आपका टेंशन टेस्ट है ऐसे कंप्रेशन टेस्ट आता है। कंप्रेशन टेस्ट में आपने कभी, अभी जब आप लैब में आओगे तो एक सीटीएम होती है। सीटीएम में जनरली यहाँ पे क्या रखते हैं, सैंपल रखते हैं, उसको लोडिंग करते हैं। तो ये जनरली क्या होता है, किस मटेरियल के लिए होता है, ब्रिटल मटेरियल के लिए होता है, और ब्रिटल मटेरियल। आप कहोगे सर इसको टेस्ट कंप्रेशन डक्टाइल मटेरियल के लिए नहीं कर सकते, कर सकते हैं बेटा। आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं मिलेगा कि कहाँ वो फेल हो गया। सपोज आपने कंप्रेशन किया, ठीक है, अब मटेरियल है डक्टाइल, आपको अल्टीमेट तो क्या चाहिए, कंप्रेशन टेस्ट करके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए उसकी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए आपको। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या, एट विच द मटेरियल स्टार्ट्स टू फेल, फेल करना। आपने डक्टाइल मटेरियल पे लगाया, वो क्या करेगा, कंप्रेस होगा, उसकी लेंथ डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अगर आप एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको फेलियर पैटर्न या फेलियर क्रैक वगैरह दिख जाए, तो इसलिए कहते हैं कि कंप्रेसिव टेस्ट जनरली जो आपका डक्टाइल मटेरियल के लिए वो यूजफुल नहीं होता, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं मिलेगा कि आप ऑब्जर्व ही नहीं कर पाओ कि हाँ ये मटेरियल फेल हो गया। वहीं या जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन
डक्टाइल या ब्रिटल मटेरियल देखें तो आपको उसमें एक प्रॉपर फेलियर पैटर्न मिल जाएगा, क्रैक डेवलप हो जाएंगे ऐसे, या फिर किसी एंगल पे से वो स्लिप करना शुरू कर देगा। जैसे ये है, जैसे क्रैक डेवलप होगा, ये पोर्शन इधर मूव कर जाएगा, ये इधर रह जाएगा। जनरली कंक्रीट में आइडियल लोडिंग हो तो ये ऐसा फेलियर होता है। ये जनरली जो होता है कंप्रेसिव टेस्ट कंक्रीट और ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज होता है। जो सीटीएम होती है वो कंक्रीट के लिए होती है। इसमें क्या होता है, सिग्मा टी बाई ए से निकाल लेते हैं, इसकी आ जाती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। यहाँ पे जिस लोड पे वो फेल हो गया वो लोड और जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। फिर आता है इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्ट में आपके पास दो टाइप के टेस्ट होते हैं। एक होता है आइजोड टेस्ट, दूसरा होता है चार। इसमें दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, बस सैम्पलिंग कैसे करनी है और लोडिंग कैसे करनी है उसका फर्क रहता है। ठीक है, इसमें वी नॉच वगैरह कुछ बना के करते हैं, ये आप जब करोगे तो आप बेटर क्लियर तभी होगा। इसमें कुछ वी नॉच बना के करते हैं और इसमें कुछ सैंपल ऐसे ही रहता है ग्रूव्ड। इसका 45 डिग्री पे रहता है, इसका कुछ अलग एंगल पे रहता है। आप इसमें क्या करते हो कि ये जो एक आईडी देता हूँ, सैंपल को ऐसे लगाते हो, ऊपर से एक हैमर रिलीज करते हो, तो ये हैमर जाता स्विंग करता हुआ इसको इम्पैक्ट लोड देता है, ये टूट जाता है। ये कितना इम्पैक्ट लेके टूट रहा है वो आपकी रीडिंग नोट हो जाती है, जिससे आपको क्या पता लग जा रहा है, इम्पैक्ट लोड। इम्पैक्ट टेस्ट की वजह से इम्पैक्ट लोड कितना ले पा रहा है, तो इम्पैक्ट लोड कितना ले पा रहा है वो किसको बताता है, टफनेस। बताया था टफनेस क्या है, टफनेस बताई थी आपको। यस सर, बताई थी। अ, अगर सर हम उस पर स्क्रैच करते हैं और अगर निशान आ जाते हैं तो सर वो उसकी सर टफनेस कह सकते हैं एबिलिटी टू अब्सॉर्ब एनर्जी। हाँ राइट, सेकंड वाला, सेकंड वाले जिन्होंने बताया यस है सर, उन्होंने परफेक्ट बताया एबिलिटी है। टू अब्सॉर्ब एनर्जी। एग्जैक्टली, आपने जो पहले वाले ने बताया है वो गलत था बेटा, वो हार्डनेस वाला टेस्ट था। ठीक है, अच्छा सर, सॉरी जी 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 सर। टफनेस होता है कि एबिलिटी टू एब्जॉर्ब फोर्स बिफोर फेलियर। फेलियर आप देख रहे हैं, देखो फेलियर से पहले कितना, आप किसी कम हाइट से फेंकोगे तो ये नहीं टूटेगा, थोड़ी और हाइट से फेंकोगे तो टूट जाएगा, तो आपको पता लग रहा है कि कितने हाइट से फेंकने पे टूट जा रहा है। तो ये आप इम्पैक्ट लोड टफनेस पता लग रही है, ये कहाँ पे यूज होती है टफनेस प्रॉपर्टी बताओ आप। सर मोबाइल के स्क्रीन। ब्यूटाइल मटेरियल। हाँ ये भी है, मोबाइल के स्क्रीन पे भी है। और प्रैक्टिकल को जाओ, आपकी जो सस्पेंशन सिस्टम सुना है, सस्पेंशन सिस्टम ऑटोमोबाइल्स में, शॉकर जिसे कहते हैं, यस सर। वो जो यस होता है सर। यस। जैसे ट्रेन के सस्पेंशन स्प्रिंग्स वगैरह जो बनती हैं, वो आपका बाइक का। बाइक का कह हाँ लो, सर, हाँ। बहुत सारे आते हैं। तो उन सब में आपका उस कौन सा मटेरियल यूज करना है, उसमें टफ एंड मटेरियल यूज करना है कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर जाए बिफोर फेलियर। क्योंकि इम्पैक्ट लोडिंग बहुत आती है, कहीं आप जा रहे हो पॉट होल आ गया तो इम्पैक्ट एकदम पड़ता है। ठीक है, वो स्प्रिंग एब्जॉर्ब करती हैं। अगर आपको प्रॉपर टेस्टिंग करके आपने मटेरियल यूज नहीं किया तो फेल कर जाएगा। ठीक है, ये उसका मेन यूज वहां पे होता है। ठीक है, फिर आते हैं फोर्थ, फटीग टेस्ट। फटीग टेस्ट, आप फटीग का मतलब समझते हो। सर उसके बॉडी पे कितना एक्सपेंशन आया है। फटीग नहीं बेटा, फटीग जो होता है, जैसे मैं आपको पूरे टाइम मतलब आज पूरा डे पढ़ाऊं, ठीक है, तो कल भी पढ़ाऊं, रेगुलर 3-4 दिन पढ़ा दूं, तो आप फटीग कर जाओगे। फटीग मतलब आप
कंटिन्यूअस लोडिंग की वजह से गिव अप कर जा रहे हो, आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर डाल दिया जाए किसी चीज का, मतलब काम बहुत सारा कराया जाए तो आप फटीग कर जाओगे। जैसे आप लेबर होती, लेबर से सुबह शाम करके हो, तो वो फटीग की वजह से बीमार पड़ के काम नहीं कर पाए। ऐसी मटेरियल होता है। मटेरियल पे आप क्या कर रहे हो, ये एक मटेरियल ले रहे हो, सैंपल लिया आपने, पहले इस पे लोडिंग करी, इसको ऐसे बेंड किया, फिर क्या किया, इसको फिर ऐसे बेंड किया, आप इसको कंटिन्यूअसली मूव करे जा रहे हो, ऐसे ऐसे। देखिए मैं बताता हूँ, देखिए आप इसको, इस मटेरियल को ले रहे हो, ये मटेरियल है, इसको ऐसे फोल्ड कर रहे हो, फिर ऐसे फोल्ड कर रहे हो, दिख रहा है वीडियो में, ऐसे फोल्ड कर रहे हो, ऐसे Yes, फोल्ड sir. कर रहे हो। जब आप Yes, इसको sir. कंटिन्यूअसली फोल्ड करते Yes, sir. रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा Sir. कि यहाँ से क्रैक डेवलप हो जाएंगे। हाँ बेटा बोलो। सर ये तो सैगिंग मूवमेंट है ना? बेटा सैगिंग भी इस टाइम पे सैगिंग है, इस टाइम पे हॉगिंग है, यस सर। ठीक है। मैंने बात करी कि आप सर अभी ये दोनों फटिक में ही आती है क्या सर? ये साइमल्टेनियसली एक ही कंपोनेंट पे लगे तो फटीग में आती है, तो जनरली ऐसा होता नहीं है, ओ। ठीक है। जनरली या तो बीम सैग में रहेगा या फिर हॉग में रहेगा, साइमल्टेनियसली नहीं Yes, होगा। ऐसे ऐसे करोगे, देखो ये कुछ टाइम बाद टूट जाएगा, दिख रहा है कैसा हो गया यस यहाँ से। यस सर। ये आप कई बार यूज भी करते हो ये प्रॉपर्टी, देखो आप क्रैक देख पा रहे होगे, ध्यान से देखो, क्रैक डेवलप हो गए, Yes, sir. यस यस सर यस सर। क्रैक डेवलप हो गए, ये मटेरियल फटीग कर गया ऐसा में, देखो आप, ठीक है। ये होता है फटीग, फटीग कर जाना किसी मटेरियल का। तो फटीग की वजह से क्या होता है, मटेरियल, जैसे आप कोई भी स्विच लेते हो, स्विच आप मोबाइल का स्विच देखते हो, आप पावर बटन ऑन करते हो, ऑफ करते हो, ऑन करते हो, ऑफ करते हो, ठीक है। एक ये हो गया। सेकंड जो और क्या ले सकते हैं, सर टायर में जो हवा भरते हैं ट्यूब में। हाँ कंटिन्यूअस, एक बार भरा रहेगा तो अलग बात है, आप बार बार भरो निकालो, वो भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे जहां पे भी आप लोडिंग अनलोडिंग करो तो वो फटीग के अंदर आता है। लॉन्ग टर्म की बात देखें तो आपका जो व्हीकल का सस्पेंशन है वो भी फटीग में भी फेल होता है। क्यों, आप जब जाते हो तब बैठते हो, घर पे आते हो उतरते हो, फिर बैठते हो फिर उतरते हो, फिर बैठते हो फिर उतरते हो, तो उस पर लोडिंग अनलोडिंग हो रही हो, ठीक है। या सर फिर स्विच को बंद करना और फिर ऑफ ऑन करना, ओपन करना, ये भी आ सकता है क्या? हाँ ये भी आता है। तभी तो आप जब कोई स्विच वगैरह खरीदने जाते हो तो उसकी एंड्योरेंस लिमिट आती है। फटीग से हमें क्या पता लगता है, एंड्योरेंस लिमिट। अभी बताएंगे क्या होता है एंड्योरेंस लिमिट, ठीक है। इसको फटीग पे इससे पता लगता है एंड्योरेंस लिमिट। फटीग में करते कैसे हैं, लोडिंग अनलोडिंग करें या फिर आप अपोजिट नेचर के फोर्स लगाएं। अपोजिट नेचर आपने अभी देखा था, हॉगिंग कर रहे थे, सैगिंग कर रहे थे, यस सर यस सर। ऐसी टेंशन कंप्रेशन वाला भी होगा, अभी आप देखेंगे। अपोजिट नेचर के करें, ये जो करें मल्टीपल टाइम्स करें। जैसे अभी हमने देखा ना कि मैं बार बार हॉक कर रहा था, सैक कर रहा था, हॉक कर रहा था, सैक कर रहा था, एक कंटिन्यूअसली टाइम पीरियड तक चलते रहे, तो ये आपका फटीग में आता है। ये आप मेजरली जो जहाँ पे नोटिस करोगे रोड्स पे भी होता है। रोड्स पे आप क्या करते हो, ये रोड है, आप एक्सेलरेट करते हो टायर को तो लोडिंग इस साइड लगती है, आप ब्रेक मारते हो तो फोर्स इस साइड लगता है। तो ये मटेरियल पे इस पॉइंट पे आपका एक टेंशन लग रहा है, दूसरे साइड कंप्रेशन लग रहा है, तो अपोजिट बार बार ऐसे लग रहा है, तो यहाँ पे क्रैक डेवलप हो जाता है। जो रोड्स पे क्रैक डेवलप देखे होंगे आपने, तो उसका भी रीजन फटीग ही है। अब आप बात करते सर हैं, एक हाँ फिक्स सर हाँ बोलो। एक फिक्स टाइम के लिए तो होगा ना सर कि कहीं स्टॉप करेगा वो?
मतलब समझा नहीं मैं, आप बोलो। सर वो एक फिक्स टाइम के लिए होगा ना कि हाँ यहीं पे एकदम एग्जिस्ट मतलब स्टॉप हो जाएगा। हाँ, मगर जब आप जहां से ब्रेक लगाना शुरू करते हो वहां से तो फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगना शुरू हो जाता है ना। यस सर। अब मैग्नीट्यूड कम हो, मैक्सिमम जाके जहाँ पे आपका स्टॉप कर रहा है वहां पे होगा फ्रिक्शन, आपने पढ़ा होगा ना। यस सर। जहां से स्टैटिक फ्रिक्शन टूट के जहाँ पे डायनेमिक से स्टैटिक में कन्वर्ट हो रहा है तो स्टैटिक पे आके मैक्सिमम होगा। डायनेमिक से जहाँ से कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहा है तो वहां पे भी तो कुछ फोर्स होगा। और वहां पे यस मैं सर होगा। बहुत सारे टाइप के फोर्स आपके देखिए, एक व्हीकल यहाँ पे आ रहा है, एक व्हीकल यहाँ पर है, ये वाला आके यहाँ पे रुकेगा, ये वाला आके यहाँ पे रुकेगा, ये वाला कहीं और रुकेगा। और इस पॉइंट पे तो इसको तो मिल गया ना फोर्स इस डायरेक्शन में। आपका यस सर। एक ही व्हीकल मूव नहीं कर रहा ना, मल्टीपल व्हीकल यूज कर रहे हैं। एक पॉइंट पे कोई व्हीकल तो टेंशन देके गया, दूसरा व्हीकल आके उसे कंप्रेशन दे दिया। ठीक है, यस सर। और तो ये इसीलिए फटीग होता है। तो एंड्योरेंस लिमिट क्या होती है? maximum stress below which a material can withstand, ध्यान से सुनना, a material can withstand infinite number of cycles of stress, infinite number of cycle of stress, it is called endurance limit। समझ रहे हो? मैक्सिमम स्ट्रेस बिलो विच a material can withstand इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल। जैसे अभी आपका तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका ये जो यील्डिंग हो रही थी यहाँ पे हो रही थी, यहाँ पे मटेरियल फेल होना स्टार्ट हो रहा है कि आप इलास्टिसिटी सब कुछ खोला है, मैक्सिमम मतलब डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जा रहा है। अब ये डिफॉर्मेशन से रोकने के लिए हम लोग एंड्योरेंस लिमिट यहीं पे रख देते हैं, ये ई यहीं पे रख देंगे एंड्योरेंस लिमिट का। क्यों? अब ये जब एक्सपेंशन एक्सटेंशन होगा तो यहीं तक ही जाएगा वो, आपकी अनलोडिंग लोडिंग होती रहे। सपोज एक मटेरियल है, उसकी ये मटेरियल है, इसकी यील्ड स्ट्रेंथ है, यील्ड स्ट्रेंथ है सपोज 240 MPa है। ठीक है, इन जनरल ले रहे हैं, इस पे आके मटेरियल फेल हो जाता है। अगर आप डिजाइन यहीं से लेके डिजाइन कर दोगे तो आपका फटीग बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, आपके लोडिंग वोडिंग सब कुछ बढ़ जाएगा। तो आप एंड्योरेंस लिमिट यहाँ पे रखते हो कुछ पॉइंट नीचे, सपोज 210 पे 120 पे रख दी MPa पे, तो अब फटीग फेलियर यहाँ पे होता है। आप मैक्सिमम नंबर ऑफ साइकिल लेके यहाँ तक पहुंचने में इसको टाइम लग जाएगा। ठीक है, एंड्योरेंस लिमिट आप एक डेफिनेशन याद रखो, बेसिकली स्ट्रेस बिलो विच, एक स्ट्रेस बिलो विच आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल प्रोवाइड कर दो लोडिंग अनलोडिंग के, मगर वो सेफ रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पे आके इनफाइनाइट करोगे तो एकदम फेल हो जाएगा। ठीक है, ये और एक आपका बच गया टॉर्जन का। टॉर्जन का इतना रोल नहीं होता है, इसलिए टॉर्जन आपके जो शाफ्ट वगैरह होते हैं मटेरियल के शाफ्ट, टॉर्जन पता है आपको किसी को? देखिए मैं आपको फिर बताता हूँ एक चीज, टॉर्जन देखिए, देखिए ये मेरा शाफ्ट है। ठीक है, इसको मैं ऐसे ट्विस्ट करूं, दिख रहा है ऐसे, मतलब ऐसे इसको कस रहा हूं मैं, इस डायरेक्शन में रोटेशन कर रहा हूं, दिख रहा है? जी सर। ये यस टॉर्जन, सर। ये टॉर्जन है। और बेंडिंग क्या होता है, मैं इसको ऐसे ऐसे बेंड करूं। ठीक है, देखो ऐसे, ये है, इसको ऐसे बेंड कर रहा हूँ, ये बेंडिंग है, राइट? दिख रही है बेंडिंग? यस सर। जी सर। और ये जो ऐसे पकड़ के ऐसे ट्विस्ट कर रहा हूँ, ऐसे, दिख रहा है ट्विस्टिंग? यस सर। ये टॉर्जन है। दोनों का फॉर्मूला देखोगे आप, दोनों का फॉर्मूला सेम ही है, टॉर्जन इक्वल्स टू फोर्स इनटू लिवर आर्म, और बेंडिंग का भी ये होता है फोर्स इनटू लिवर आर्म। नेचर आप देख रहे हो कैसे चेंज हो रहा है। लिवर आर्म क्या होती है टॉर्जन में? सेंटर से, सेंटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की सेंटर से लेंथ जो होती है वो ये होती है टॉर्जन। दिख रहा होगा आपको, देखो ये बेंड होता हुआ दिख रहा होगा, ट्विस्ट होता हुआ दिख रहा है, ट्विस्ट यस होता हुआ। सर।
बेंडिंग यस सर जी सर। बेंडिंग ये बेंडिंग है। क्लियर हुआ? ये बेंडिंग, यस सर ये ट्विस्टिंग, दोनों का फॉर्मूला सेम है, फोर्स इनटू लेवर आर्म। ये जो आपके शाफ्ट होते हैं, क्रैंक शाफ्ट, ये जो भी आपकी मोटर चलती है, वाटर इलेक्ट्रिक मोटर चलती है, वाटर मोटर चलती है घर पे, उसमें शाफ्ट होते हैं। उसमें आपका जो दूसरा वाला ट्विस्टिंग आपको बताया वो होता है। ये मैं आगे पूछूंगा, याद रखना। टॉर्जन क्या होता है? फोर्स इनटू आर। और ये क्या, आर क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से डिस्टेंस, ऑफसेट डिस्टेंस। बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? P इंटू एल। एल यहाँ पे क्या होता है? अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये फ्रॉम द है, ये अलोंग द है। ठीक है, आपको नेचर ऑफ फोर्स दोनों डिफरेंस पता लग जाएगा। ठीक है, ये आपका लोडिंग का। सर एक बार टॉर्जन का फॉर्मूला समझा दीजिए। देखिए बेटा बताता हूँ। वैसे टॉर्जन टॉपिक हमारे पास आएगा। देखिए, ये मैंने क्रॉस सेक्शनल बताया, क्रॉस सेक्शन बनाया है। सर ठीक है, हाँ बेटा बताते हैं। ये फोर्स लग रही सर है यानी कि जो, अच्छा ठीक है सर। P, ये R है। ये आप क्रॉस सेक्शन देख रहे हो। क्रॉस सेक्शन मतलब सामने से देख रहे हो, जैसे मैंने बताया था। ये चीज ये सामने से दिख रही है आपको। इस पॉइंट के सेंट, यहाँ से इसकी लॉन्गिट्यूडनल से डिस्टेंस ये। क्लियर? क्लियर हो गया? यस सर क्रॉस सेक्शनल रेडियस बोल सकते हैं ना? हाँ, क्रॉस सेक्शनल। ये जरूरी रेडियस नहीं, जरूरी नहीं कि ये एंड पे लग रहा हो, ये ऐसा भी लग सकता है कम अच्छा। डिस्टेंस पे भी, तो ठीक है सर। टॉर्क की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहिएगा। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास अभी स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेस ट्रेन का। दोबारा लिंक भेजता हूँ आप लोग। क्लास का टाइम खत्म हो गया। ठीक है, ओके सर। ओके सर जी।